नमस्कार। अजय कुमार झा, मैं आपके साथ अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर इंडिया के पॉलिटिक्स में जो घटनाएं होती हैं उस पर तो मैं बात करता ही रहता हूँ। कई बार मैं इसे एनालाइज करने की कोशिश बिल्कुल ही इवेंट से हट के उससे इतर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ घटनाएं जो घटती रहती हैं देश में उससे अलग उसे एनालाइज करने की कोशिश अपने तरीके से करता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात जो अभी दिख रहा है कि भारत की राजनीति को, जो वैसे तो दो फाड़ बिल्कुल साफ दिख रहा है, सत्ता पक्ष की ओर से जिस तरह से राजनीति की जा रही है और अपोजिशन खेमे से जिस तरह से राजनीति की जा रही है वो, और एक तीसरा पक्ष भी है जिस पर चर्चा कम होती है, जो इन दोनों खेमे में से किसी में नहीं है। उनकी भी संख्या मजबूत है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे भी हम नहीं नकार सकते हैं, परंतु उसकी चर्चा अभी कम हो रही है मीडिया में, और मुझे नहीं लगता है उस पर बहुत खास चर्चा आगे भी संभव तो होगी, परंतु वो भी हैं। अब यहाँ जिन बातों की ओर मैं अपनी दृष्टि दौड़ा रहा हूँ उसे इस तरह से समझने की कोशिश करता हूँ कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है 2024 का चुनाव। 2024 का वैसे तो कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। 2019 में भी जब चुनाव हो रहे थे और चुनाव ही जब नहीं हो रहे थे, चुनाव होने के बाद भी जिस तरह से स्थिति काफ़ी टर्स हो गई थी देश में, उससे भी समझा जा सकता है कि तब भी इसी तरह की बातें की जा रही थी कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे थे कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद देश में चुनाव होगा नहीं अगर मोदी जी वापस आ गए तो। खैर, अब वो चीज़ें, वो बातें अब आहिस्ते आहिस्ते लोगों के स्मृति पटल से विस्मृत हो गई हैं, अलग बात है, परंतु और आज भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है काफ़ी, परंतु इसकी चर्चा कम हो रही है कि अगर ये चुनाव हारे तो आगे चुनाव होगा ही नहीं। इस तरह के बयान अभी उस तरह से आए नहीं हैं, लेकिन लड़ाई बिल्कुल साफ है और तैयारियां भी बिल्कुल स्पष्ट हैं। अब यहाँ आखिर हम लोग जो देख रहे हैं कि अलग अलग जो एक ग्रुप खड़ा हो रहा है, तो क्या ये इतना सामर्थ्यवान है कि ये ग्रुप खड़ा होने के साथ साथ इलेक्शन के रिजल्ट को ही बदल दे या प्रभावित कर दे? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं देश में, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां खास करके अपोजिशन खेमे में, पर यह भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल अपोजिशन खेमे में, वो जनता जो सत्ता पक्ष है उसमें भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो परिवारवाद की पॉलिटिक्स से ग्रसित हैं, या जहां उसका बोलबाला वहाँ भी है, भले ही वो बड़ी पार्टियां ना हो परंतु वहाँ उनके साथ भी ऐसा है। अब इसलिए ये मुद्दा तो एक तरह से रहा नहीं, परंतु हम इसे अगर मुद्दा मान भी लेते हैं तो यह है तो अवश्य। अब है कि बताने की बात है, आप किस तरह से चीज़ों को रखते हैं लोगों के सामने, और ये कैसे आप स्पष्ट कर पाएंगे कि परिवारवाद की जो राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं वो देश के लिए हितकर नहीं हैं, और कैसे यह सिद्ध कर पाएंगे कि जो परिवारवाद से हट के है वो देश के हित में काम करती है। अब यह निर्भर करता है कि आप चीज़ों को रखते किस तरह से हैं। परंतु जो स्थिति अभी दिख रही है और हम लोगों ने देखा है उसमें अपोजिशन खेमे से जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हुई हैं और चलती जा रही हैं, उसमें बड़े ही परसेप्टेबल तरीके से परिवारवाद का उसकी एक अच्छी झलक दिखती है। अब वो अच्छा है बुरा है, ये निर्णय तो निश्चित तौर पर जनता ही करती है और जनता ही करेगी भी, क्योंकि उसमें एक इशू तो बिल्कुल साफ है कि अगर ऐसा ही है तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि परिवारवाद की वजह से ही वो यहाँ है। ठीक है, परिवारवाद की वजह से तो अगली पीढ़ी जरूर है, परंतु अगली पीढ़ी को लाया किसने? अगली पीढ़ी अगर सत्ता में है और उनके पास संख्या बल है तो यह तो हम ही आपने चुनकर भेजा है ना। इसलिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर उनको सीधे सीधे उस तरह से चैलेंज नहीं किया जा सकता है जिस तरह से किया जाना चाहिए।
लेकिन भारत में चीज़ें थोड़े अलग तरीके से हो रही हैं। अभी जो ज़्यादातर चीज़ें देख रही हैं, परिवार के लेवल से जो पार्टियां लगी हैं और जिस पर मोदी जी का प्रहार बार बार होता है, वो बिल्कुल साफ है कि उन पर चार्जेस कई तरीके से लगे हैं और वो कोर्ट में कई बार आ चुके हैं, आने की राह पर हैं और आने की संभावनाएं भी दिखती हैं जिस तरह से चीज़ें वहाँ बढ़ रही हैं। अब इसमें ये कहा जा सकता है कि सेंट्रल एजेंसीज जो हैं उनको सरकार इम्प्लीमेंट करती हैं, तो उसके लिए तो न्यायालय है, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए जो मीडिया तंत्र है वो भी है। तो ये सब चीज़ें तो वो देखेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो जनता है, जनता के पल्ले क्या पड़ता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात को समझना। और ये बात अगर जनता के पल्ले पड़ता है तो मोदी जी जो बात कहते हैं उसमें उसे सिरे से खारिज और नकारा भी नहीं जा सकता है, ये बात तो तय है। परंतु जो मैं जिस बात को कहना चाह रहा था कि अभी जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसमें मोदी जी सेंट्रल फिगर हैं और उन्हीं के पेरीफेरी में और उन्हीं के इर्द गिर्द सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की राजनीति चल रही है। एज इफ कि ये मोदी जी एक ग्रह के रूप में सूर्य हों और बाकी पार्टियां ग्रह के रूप में इर्द गिर्द चल रही हों, चाहे वो सत्ता पक्ष से हों या सत्ता पक्ष से बाहर हों। कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसे देखने की चेष्टा हम कर सकते हैं। अब जो भी पार्टी भाजपा के साथ आ रही है वह इसलिए आ रही है कि उसे ऐसा लगता है कि मोदी जी का साथ आवश्यक है, इसलिए वो मोदी जी के साथ जा रही है। जो भी पार्टियां अपोजिशन खेमे में है वो अपना ग्रुप अगर बन रहा है उसका भी, तो अभी इसलिए बन रहा है कि उन्हें सामने मोदी दिख रहे हैं। तो ग्लोइंग फैक्टर दोनों तरफ मोदी जी हैं, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते। अब ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हो गई। अब ऐसे चुनाव तो इस तरह से नहीं होंगे, ठीक है, चुनाव इस तरह से लड़ने की चेष्टा जरूर हो रही है, परंतु जो हम और आप और जो जनता है, आम जन जो है, वह वोट कैसे करेगा? क्या वह इसलिए करेगा कि उसमें एक समूह जनता के बीच ऐसा है जो मोदी के खिलाफ है और एक समूह ऐसा है जो मोदी के समर्थन में? ऐसा है, मूलतः ऐसा ही है, परंतु माना यह जा रहा है कि अगर मैं इस कंसेप्ट को यहाँ पर रखूँ कि एक तरह का ब्रांड है, पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने अपने नेता को अपने ब्रांड के रूप में यूज़ करती हैं, चाहे वो अपोजिशन खेमा में हो या अपोजिशन खेमा से बाहर हो। तो वो ब्रांड जो अपोजिशन खेमा की अगर हम बात करें तो वहाँ जो उसके शीर्ष पर बैठे हैं, जिन्होंने पार्टियाँ खड़ी की हैं और जिन्होंने पार्टियाँ चलाई हैं अपनी अपनी, और जिस तरह से वो इलेक्शन दर इलेक्शन सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर हुई, तो उसमें एक परिवार का वर्चस्व रहा। तो ये परिवार का वर्चस्व क्या है? ये उनका ब्रांड है। अब इसमें यहाँ किसी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, समझा जा सकता है कि उस नाम का ब्रांड ले करके वो चल रहे हैं और ये मान करके चल रहे हैं कि मेरे इस ब्रांड से और हमारे इस ब्रांड से हमें वोट मिलेंगे, और उन्हें वोट मिलते हैं कई जगह और कई बार नहीं मिलते हैं। परंतु अब यहाँ भी है कि कौन सा ब्रांड किस, अब जब ब्रांडों की लड़ाई है तो बड़ा ब्रांड और छोटा ब्रांड, इस तरह से जैसे मार्केट पॉलिटिक्स में होता है कि मार्केट की इकोनॉमी में जिस तरह से चीज़ें, कोई नई प्रोडक्ट आती है तो कोई बड़ा ब्रांड छोटे ब्रांड को एक तरह से निगल जाता है, या कभी कभी कोई छोटा ब्रांड ही इतना बड़ा बन जाता है कि वो बड़े ब्रांड उसके सामने छोटे पड़ने लगते हैं। तो कुछ वैसी ही स्थिति पॉलिटिक्स में भी होती है और हो रही है। अब मोदी जी इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं, देश में तो बन ही गए हैं, और वो उनका ब्रांड इंटरनेशनल लेवल पर भी इतना बड़ा हो गया है कि वो वहाँ से भी पावर डिराइव करते हैं। पावर विदेशों से नहीं डिराइव करते हैं, अपने उस ब्रांडिंग से डिराइव करते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे में जो मोदी जी के साथ हैं वो खुद अपने बेनिफिट के लिए हैं। मोदी जी के बेनिफिट के लिए पता नहीं कर सकते हैं, परंतु अपने बेनिफिट आवश्यक है उन्हें। ये उनका पहला फोकस होता है। और जो उनको खिलाफ है वो भी सभी उनके अपने ही बेनिफिट के लिए हैं। उन्हें लगता है कि मोदी जी को हराया जा सकता है। अब यहाँ इसी बात की लड़ाई हो रही है। मोदी, अब परसेप्शन की लड़ाई है
कुछ लोग जो ये सोच रहे हैं कि मोदी जी को हराया जा सकता है, वो इसलिए हराया जा सकता है कि उनके पास कुछ लॉजिकल प्रूफ भी हैं। कई राज्य में भाजपा को इन लोगों ने पदच्युत किया भी है, तो ये उन्हें ठोस प्रमाण देता है कि मोदी जी को हराया जा सकता है। मोदी जी ऐसे ऐसे राज्यों में भी जा कर के इलेक्शन हार चुके हैं जहां लोग मानते थे कि वो जितवा लाएंगे, ऐसा भी है। तो ये उनके दिमाग में है कि उन्हें हराया जा सकता है, और इधर जो लोग हैं उन्हें लगता है कि मोदी जी को नहीं हराया सकता। परंतु यहाँ एक कैच है। कैच ये है कि इस बार अभी जो इलेक्शन हो रहा है वो हम सभी जानते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, और लोकसभा का इलेक्शन राज्यों का इलेक्शन तो है नहीं। तो मोदी जी को आप लोगों ने हरा दिया राज्यों में, कई राज्यों में, कई जगह मोदी जी को तो वो हरा नहीं पाए, मोदी जी ही जीते वहाँ भी। अब ऐसे में ये कहना कि लोकसभा में भी इस चीज़ की पुनरावृत्ति होगी, मुझे लगता है कि कठिन है। मोदी जी को हरा पाना आज भी बहुत कठिन दिखता है। परंतु अब उसकी जो काट हो रही है, जिस तरह से तैयारी अपोजिशन खेमे से हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे कभी कि वो तैयारियां कैसे हो रही हैं और क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही हैं। लोगों को पता ही है, परंतु क्या वो जो स्ट्रेटेजीज अभी जो अपनाई जा रही हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक तरह से टूल किट चल रहा है देश में मोदी जी को हराने का, तो क्या यह सचमुच कारगर होगा या नहीं हो पाएगा। अब इस पर भी हम लोग अपना एनालिसिस मैं आपके सामने रखूँगा और फिर आगे भी विमर्श करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel, and if you prefer, please share my channel as well. Thank you. Jai Hind.